Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear student? Welcome in class 5. I'm your teacher of computer subject. Today we are going to start new session. So dear student, today I'm going to teach about characteristic and evolution of computer. Characteristic क्या है? आज की डेट में कंप्यूटर की क्या हैसियत है, आज के दौर में कंप्यूटर की ज़्यादा ज़रूरत क्यों है, और एवोल्यूशन हम जानेंगे कि कौन से कंप्यूटर कब आया, कौन सी हमारे पास कैलकुलेटिंग डिवाइस हैं, जनरेशन के बारे में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस। अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस में हमारे पास फर्स्ट है अबेकस, नेपियर बोन्स, पैस्कलाइन, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबेकस. Abacus was probably the first calculating device. It had a wooden frames with beads sliding on wire. ये हमारे पास लकड़ी की एक फ्रेम होती है, इसके ऊपर बीड्स लगे हुए होते हैं जो कि वायर के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं. बेसिकली अबेकस को हम काउंटिंग फ्रेम भी कहते हैं. इसमें हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये सब कर सकते हैं. इट इज़ स्टिल इन यूज़ ऑफ मैनी कंट्रीज, स्पेशली इन कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, नियर ईस्ट, यूरोप, चाइना, रशिया, इन सब में ये यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेपियर बोन्स. नेपियर बोन इज ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस क्रिएटेड बाय जॉन नेपियर. इसको जॉन नेपियर ने क्रिएट किया था 1616 में. इसमें भी हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये सब कर सकते हैं. ये हमारे पास वुड मेटल और हैवी कार्डबोर्ड से बनी हुई होती है. देन इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है पास्कलाइन. ये 1641 में बनी. पास्कलाइन इज अ मैकेनिकल कैलकुलेटर जो कि 17th सेंचुरी में बनाया गया. ये मेटल से बनी हुई होती है और रेक्टेंगुलर शक्ल में होती है. इसके ऊपर मूवेबल व्हील्स लगे होते हैं जो कि मूव कर रहे होते हैं. देन हमारे पास नेक्स्ट है डिफरेंस इंजन. इन 19th century, Charles Babbage invented a machine called the difference engine. First created by Charles Babbage. अर्थमेटिकल टेबल की कैलकुलेशन के लिए डिफरेंस इंजन को डिज़ाइन किया गया था, इसे बनाया गया था. देन इसके बाद आ जाता है हमारे पास एनालिटिकल इंजन. एनालिटिकल इंजन आल्सो इन्वेंटेड द फर्स्ट जनरेशन पर्पस कंप्यूटर नोन एज एनालिटिकल इंजन. एनालिटिकल इंजन को भी चार्ल्स बेबेज ने ही इन्वेंट किया था. बेसिकली जो एनालिटिकल इंजन है वो इसका सिस्टम सेम जो आजकल के कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं इसी की तरह का है. इसी में इनपुट, आउटपुट, मेमोरी डिवाइस ये सब थी. यहाँ से बेसिकली कंप्यूटर का आगाज़ शुरू हुआ था. जो प्रॉपर कंप्यूटर का आगाज़ शुरू हुआ था वो यहाँ से ही शुरू हुआ था. इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है. देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. इसमें बस फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सारी जनरेशन आ जाती हैं. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को अगर देखा जाए इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी उससे वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज़ वैक्यूम ट्यूब. दे वर वेरी लार्ज इन साइज, हैड स्मॉल इंटरनल स्टोरेज एंड वर वेरी एक्सपेंसिव. इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड एंड पेपर. वैक्यूम ट्यूब क्या होती है? बेसिकली ये एक ऐसी ट्यूब है जिसकी ये सलाहियत होती है कि ऑन और ऑफ हो सकती है. दरअसल हम इसके अंदर ये काम कर सकते हैं कि बल्ब ऑन होगा या ऑफ होगा, हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं. हर ट्यूब के सामने एक बल्ब लगा हुआ होता है. ऑन ऑफ वैक्यूम ट्यूब में है. तो इसका क्या ताल्लुक है कंप्यूटर से? हम अच्छी तरह जानते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि लॉजिक के ऊपर काम करती है, मतलब ट्रू और फॉल्स पे काम करती है. टी मतलब 1 और F मतलब 0, मतलब 0 और 1 बाइनरी डिजिट 0 और 1 पर काम करती है. हमें ऐसी लॉजिक की तलाश थी जो कि 0 और 1 के ऊपर काम कर सके, डाटा को रिप्रेजेंट कर सके. इसलिए हमने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया. वैक्यूम ट्यूब जो है स्पेशल वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया क्योंकि इसके अंदर ऑन ऑफ का 0 1 का ये जो हम चाहते थे कि जिस तरह हम काम कर सकते हैं, कंप्यूटर को जो समझ आए वो इसके अंदर मौजूद था. सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे. ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे और बहुत जल्दी हीट अप हो जाते थे, और इन्हें ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए तकरीबन 2 से 3 दिन लग जाते थे. इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं एनिक, ईडीसैक, ईडीवैक, यूनिवैक 1. सो फर्स्ट इसकी एग्जांपल में चलते हैं. इस ज़माने के सबसे मशहूर कंप्यूटर का नाम था
इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये वो कंप्यूटर था जो कि इस्तेमाल किया जाता था कम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके एक प्रॉब्लम ये थी कि जिस खास मकसद के लिए इसे बनाया गया था हम सिर्फ इसी के ऊपर काम कर सकते, इसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकते थे। अगर हम कोई और काम करना चाहें तो हमें दोबारा से प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी, स्टार्ट से सेटअप करना पड़ता था, जिसमें 3 से 4 दिन लग जाते थे। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है EDSEC। EDSEC 1949 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने इसे डिज़ाइन किया था। बेसिकली ये जो था ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर से फास्टर था। 6000 किलोग्राम वेट था इसका 6000 किलोग्राम वेट था इसका। और इसकी एक ख़ास बात ये थी कि इसके अंदर प्रोग्राम को स्टोर करने की कैपेबिलिटी मौजूद थी। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है EDVAC। EDVAC को 1944 में बनाना शुरू किया था, जो कि हमारे पास जॉन एकर्ट और जॉन मोकली ने स्टार्ट किया था बनाना, जो कि 1948 में जाकर कंप्लीट हुआ था। और इसकी खास बात ये थी कि इसमें भी डाटा स्टोर किया जा सकता था। इसके बाद 1951 में हमारे पास यूनिवैक डेवलप हुआ। इसको भी जॉन एकर्ट और जॉन मोकली ने ही इन्वेंट किया था। इसका वज़न तकरीबन 13,000 था। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि न्यूमेरिक और टेक्स्ट डाटा को हैंडल करता था। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे पास 1959 से 1964 के दरमियान रही। इसमें हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी आई जिसको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। इससे पहले वैक्यूम ट्यूब यूज़ की गई थी। वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर लाया गया। ट्रांजिस्टर जो है वो सिलिकॉन से बनाया जाता है। अब सिलिकॉन क्या है, वो सेमीकंडक्टर से बनती है। सेमीकंडक्टर क्या है, ये एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होने की कैपेबिलिटी मौजूद होती है। कभी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है और कभी नहीं करता है। जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो 1 को रिप्रेजेंट करता है, और अगर नहीं होती तो 0 को रिप्रेजेंट करता है। इस ज़माने के मशहूर कंप्यूटर IBM 1620 था। ये साइज़ में स्मॉल थे एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। हीट कंज्यूम करने की सलाहियत भी थी इनके अंदर, और कॉस्टली नहीं थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे। देन हमारे पास आ जाती है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, they were used transistor, they were small, faster, cheaper and more efficient than the first generation computer and second generation computer. इसके अंदर हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया जाता है। ये 1964 से 1977 तक रहा। इस पूरे अरसे में जो डिवाइस ईजाद हुई उसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। इसमें तीन तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ की गई, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर। ये वो डिवाइस हैं जिनको इंटीग्रेट करके एक सर्किट बनाया जाता है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की खास बात क्या थी कि इसमें IC चिप लगाई गई थी। इससे क्या हुआ कि कंप्यूटर काम ज़्यादा तेज़ी से शुरू कर दिया और कंप्यूटर का साइज़ कम हो गया। इसने हीट अप होना कम शुरू कर दिया और इसमें कीबोर्ड यूज़ किया गया। कीबोर्ड लगाया गया जिसकी वजह से इनपुट देना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई थी। इस फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के मुकाबले में साइज़ में स्मॉल थे और इनकी जो एक्सपेंसिव भी नहीं थे, उनके मुकाबले में इनकी कॉस्टली भी नहीं थे। ये बहुत ज़्यादा ये हीट अप भी नहीं होते थे जल्दी से। IBM 360 सीरीज़ ये इसकी एग्जांपल में आते। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से अब तक जारी यूज़ किया जाता है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई उसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है।
बहुत ज़्यादा IC चिप को जोड़कर एक चिप बनाई जाती है जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इन सर्किट को हम VLSIC वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये कम्प्लेक्स कैलकुलेशन में यूज़ किया जाता है, मल्टीटास्किंग करता है, मतलब ये कि एक ही वक्त में 3-4 प्रोग्राम हम इसके अंदर चला सकते हैं। मौजूदा दौर में जो हम काम कर रहे हैं ये एक एग्जांपल है हमारे पास कि हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर एक ही वक्त में चला सकते हैं। इसके अंदर करंट प्रॉब्लम जो चल रही है ये है कि ये खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, डिपेंड करता है यूज़र के इनपुट पर। जो हम इनपुट देंगे इसके मुताबिक ही काम करेगा, ये खुद डिसीजन नहीं ले सकता है। यहाँ से बुनियाद शुरू होती है हमारे पास 5th जनरेशन कंप्यूटर की। 5th जनरेशन कंप्यूटर खुद डिसीजन लेंगे, ये डिसाइड करता है फ्यूचर कंप्यूटर साइंस को, यानी आने वाली जनरेशन 5th जनरेशन कंप्यूटर होगी। ख़ास बात यह है कि ये अपने डिसीजन खुद ले सकेंगे। इनकी शेप रिबोर्ड की तरह की होगी। इसमें हमारे पास जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसकी बहुत सी ब्रांच हैं। इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच है वो ये है कि मशीन लर्निंग की बहुत ज़्यादा तादाद में इसको डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। मशीन इस डाटा की बुनियाद पर लर्निंग करेगी और ख़ुद से डिसीजन ले सकेगी। इस वक्त भी बहुत सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद हैं और बड़े बड़े जो हमारे पास कंपनीज़ हैं इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है करैक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास स्पीड, एक्यूरेसी, हाई स्टोरेज, एफिशिएंसी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। A computer is very accurate if the data and the set of the instructions enter the computer they are correct, then the result produced will be accurate. कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़, आप कोई भी इनपुट दे रहे हैं तो कंप्यूटर कभी भी आपको गलत आंसर नहीं करेगा। अगर वो कंपाइल नहीं कर रहा है, वो रन नहीं कर रहा है, तो इसमें कंप्यूटर कभी भी आपको कोई भी आंसर है वो आपको एक्यूरेट देगा। हो सकता है कि आपने जो से इनपुट दी है उसमें ही कोई मिस्टेक हो, कंप्यूटर की अपनी कोई मिस्टेक नहीं हो सकती है। स्पीड अगर देखी जाए तो स्पीड हमारे पास कंप्यूटर में गीगाहर्ट्ज़ और मेगाहर्ट्ज़ में होती है जो कि रैम के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अ कंप्यूटर हैज़ परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एंड दी स्टैटिकल कैलकुलेशंस एट अ वेरी हाई स्पीड। कंप्यूटर बहुत ही स्पीड से हमारी कैलकुलेशन को सॉल्व करके हमें दे देता है।